राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है कि बीजेपी ने जल्दबाजी में फैसला करके 15 उम्मीदवारों की लिस्ट तो निकाल दी, लेकिन कहीं एनालिसिस करना भूल गई है क्योंकि 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर राजनीतिक समीकरण और चुनावी समीकरण बिल्कुल बदल रहे हैं। चाहे से हो बेनीवाल या फिर हो बाप पार्टी, ये दोनों मिलके बीजेपी के सारे समीकरण बिगाड़ने वाली हैं। किन किन सीटों के ऊपर ये चल रहा है संकट, हम करेंगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो 6 सीटें हम चर्चा करने वाले हैं जिन सीटों की, उन सीटों पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया। अगर बात करें पहली सीट की तो हम चलते हैं नागौर की तरफ, और नागौर में मामला बेहद गरमाया हुआ है क्योंकि वहां पर जाट बनाम जाट है। ज्योति मिर्धा को उतार दिया है एक बार फिर से बीजेपी ने, और वहां पर बेनीवाल और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस वजह से बीजेपी के समीकरण बिगड़ सकते हैं लोकसभा देखिए, में? अगर हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बात करें और बेनीवाल फैक्टर की भी यहाँ बात करें नागौर में, तो बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले मानते हैं इस बात को कि ज्योति मिर्धा चुनाव हार गई थी, हम्म। विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन मोदी मैजिक जो है, वो विधानसभा चुनावों में उतना ज़्यादा काम नहीं करता, जितना लोकसभा चुनावों में काम करता है। तो वो अब उनके साथ ज़्यादा होगा और इसलिए उनके जीतने के आसार जो है, वो थोड़े बहुत प्रबल होते हैं। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें बेनीवाल को, तो बेनीवाल का कहीं न कहीं जो फैक्टर है वो पहले से थोड़ा कम हुआ है। इससे नंबर्स भी बताते हैं कि बेनीवाल पहले 3 विधायक और 1 सांसद हुआ करते थे और अब जो है वो 1 विधायक में सिमट चुके हैं। वो तब केवल और केवल आरएलपी के माने जाते थे और कहीं न कहीं इस तरह से माने जाते थे कि अपने स्टैंड पर क्लियर रहते हैं। हम्म। लेकिन फिर वो बीजेपी के साथ गए, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी के साथ जाते हुए रास्ते में आज़ाद समाज पार्टी के साथ चले गए, अब कांग्रेस के साथ आ गए। तो कहीं न कहीं उनके स्टैंड पे क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद में देखें तो उन्होंने किसान आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं निभाई, कोई भाग नहीं लिया, बस धमकियाँ देते रहे कि अब मैं किसान आंदोलन कोई कर सकता है तो सिर्फ़ मैं ही कर सकता हूँ। तो ऐसे करके उनका जो स्टैंड है वो थोड़ा-सा नीचे आता गया। बेनीवाल किस तरीके से विधानसभा चुनाव जीते थे वो भी आप जानते हैं। पहले कुछ राउंड की काउंटिंग तक तो हारने की ही चर्चाएँ थी और उसके हम्म। बाद में जो है वो लास्ट के राउंड में वो जीत गए। तो अगर ये सारी बातों को एनालाइज़ करें और दूसरी तरफ ये एनालाइज़ करें कि बेनीवाल अगर कांग्रेस के साथ होंगे तो कांग्रेस के पास अब बचा क्या है? जी। क्योंकि मिर्धा परिवार, ज्योति मिर्धा सब कोई बीजेपी में आने के बाद उनके कार्यकर्ता भी बीजेपी में आ गए हैं। अब उनके पास बचा क्या है? तो बेनीवाल कहाँ समर्थन दे रहे हैं और क्यों समर्थन दे रहे हैं? तो इससे साफ तौर पे ज़ाहिर होता है कि बीजेपी के पास तो प्लस हुआ है, प्लस हुई है सॉरी मिर्धा के पास तो प्लस हुआ है, प्लस हुई है हम्म। मोदी की मैजिक। लेकिन बेनीवाल के पास सब कुछ माइनस ही हुआ है। जी। उनके पास माइनस ये हुआ कि खाली पड़ी कांग्रेस के साथ उन्होंने समर्थन कर लिया। उनके पास माइनस ये हुआ कि उन्होंने इतने सारे दल बदल लिए अपने साथ के कि अब उनका वो स्टैंड क्लैरिटी नहीं रही। उनका माइनस ये हुआ कि किसानों के मुद्दे पर वो हमेशा अग्रणी रहते थे। उनके फैन भी इसीलिए हुआ करते हम्म। थे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्योंकि वो किसानों के साथ होते थे। अब वो किसानों के साथ भी नहीं दिख रहे। तो बेनीवाल का ट्रस्ट फैक्टर जो है वो कम हुआ है और इसीलिए मैं मानता हूँ संघर्ष अनडाउटेडली है क्योंकि नागौर जो है वो बेनीवाल का गढ़ हुआ करता था तो संघर्ष तो है। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये संघर्ष, ये चैलेंज जीता नहीं जा सकता। अगर मिर्धा परिवार, अगर ज्योति मिर्धा ढंग से काम करते हैं और वहाँ संघ का भी उनको साथ मिलता है, तो जो है कहीं न कहीं जीतने की संभावनाएँ जो है वो बन सकती है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहूँगा भाजपा के लिए संघर्ष बड़ा है, चैलेंज बड़ा है। ये बात हुई नागौर सीट की। अब बात करते हैं हम बांसवाड़ा की, जहां पर मोदी शाह की जोड़ी ने लगाई कांग्रेस में सेंध और ले आई मालवीय को। लेकिन मालवीय को तो ले आई है वो क्योंकि बांसवाड़ा आदिवासी फैक्टर ये सारी चीजों को साधते हैं और पकड़ अच्छी रखते हैं मालवीय वहां पर। लेकिन वहां पर बाप पार्टी भी बहुत अच्छी पकड़ रखती है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस और बाप पार्टी भी गठबंधन वहां कर लेगी। तो इस सीट पर कैसे समीकरण रह सकते हैं? देखिए, आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस में जो कुछ भी था हम्म। बांसवाड़ा में, वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय का ही था। हम्म। और बाप पार्टी ठीक उसी तरह से है जिस तरह से आरएलपी हुआ करती थी। छोटी पार्टियों को गठबंधन की ज़रूरत होती है और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया क्योंकि कांग्रेस के पास
कुछ खास अब है नहीं जी। वहाँ पर। तो कांग्रेस का हालत ये है कि उनको उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे। लेकिन शक्तिशाली आदमी कहाँ चला गया? हुँ, शक्तिशाली आदमी चला गया बीजेपी के बीजेपी। पास। और दूसरी तरफ से देखें तो बीजेपी में एक चीज़ बहुत साफ है कि लोकसभा चुनाव जो होता है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होता है और 2 ऑप्शन प्रधानमंत्री चुनने के देश दे रहा है, हुँ, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी। अब लोगों को अपना वोट कहाँ डालना है, लोगों को अपना वोट वेस्ट नहीं करना है, ये लोगों को पता है। तो इसीलिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी साफ-साफ ये कहकर गए हैं कि कांग्रेस में कुछ बचा नहीं, कांग्रेस को कोई अब मान नहीं रहा इसलिए मैं गया। तो जो मेन आदमी वो ये कहकर अगर जा रहा है और फिर मोदी मैजिक भी उसके साथ आ रहा है, कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा, हुँ, तो अकेली बाप पार्टी क्या कर लेगी? लेकिन हाँ, बाप पार्टी के पास फॉलोइंग है, आदिवासियों की फॉलोइंग है, लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी बहुत ताकत रखते हैं। चुनौती थोड़ी बहुत है लेकिन नागौर से कम है और हुँ, मैं मानता हूँ कि बांसवाड़ा में बहुत आसानी से जीता जा सकता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय को। हालाँकि हाँ, उनके बगावत करने की वजह से कुछ लोग जो हैं, वो उनके खिलाफ वहाँ पर बातें कर रहे हैं। हुँ, पर दरअसल मोदी फैक्टर जब साथ में आता है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक कर सकता है। बीजेपी को यहाँ जो ठीक करने की ज़रूरत है, वो ये कि जो बीजेपी के लोग थे, वो वहाँ पे ज़्यादा गुस्सा है। हुँ, क्योंकि बीजेपी में भी कई लोग ऐसे हैं बांसवाड़ा के अंदर जो दसियों-बीसियों साल गुज़ार चुके हैं, अपना पूरी ज़िंदगी दे चुके हैं, जी, उनको टिकट ना देकर सीधा बाईपास करके उस कैंडिडेट को टिकट देना जो कांग्रेस से कल आया था, हुँ, तो उनको गुस्सा आएगा। जी, वो बगावत को कैसे शांत करेंगे, वो अदावत को कैसे शांत करेंगे, ये उनको देखना पड़ेगा। हुँ, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पास एक डबल चैलेंज ये है कि कांग्रेस की नाराज़गी तो उनको झेलनी है ही, हुँ, बीजेपी की बांसवाड़ा की नाराज़गी भी उनको झेलनी है जो कि सामने नहीं दिखेगी, अंदर होगी। हुँ, उन नाराज़गियों को झेलते हुए वो कैसे पार पाड़ पाएँगे इस सीट को, ये एक चैलेंज ज़रूर है जी, और दूसरा चैलेंज बाप पार्टी है। इन दोनों चैलेंज के साथ हुँ। उनके पास पावर जो है वो मोदी मैजिक की है। अब देखते हैं चैलेंज जीतता है या जी। पावर। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, चैलेंज तो सब जगह है। अब बढ़ते हैं अलवर की तरफ, अलवर सीट की जब हम बात करते हैं, तो बीजेपी ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भूपेंद्र यादव को वहाँ टिकट मिल गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, वो ये है कि कांग्रेस भी यादव कैंडिडेट ही उतारेगी क्योंकि इस सीट पर यादवों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। तो देखिए आपको क्या लगता है? कांग्रेस के पास संदीप यादव का एक विकल्प वहाँ पर है, हो हुँ, सकता है संदीप यादव को वो वहाँ से उतारे। हुँ, लेकिन समझने वाली बात ये है कि भूपेंद्र यादव कौन है? हुँ, भूपेंद्र यादव कल तक राज्यसभा में थे। भूपेंद्र यादव भाजपा संगठन में बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ चैलेंज ये बड़ा है कि भूपेंद्र यादव पब्लिक फिगर नहीं रहे कभी भी। जी, तो यहाँ भूपेंद्र यादव खड़े तो हुए हैं, लेकिन कमल का निशान और प्रधानमंत्री मोदी, यही 2 चीज़ें इनके पास सबसे मेन है क्योंकि पब्लिक फिगर तो ये है नहीं। हुँ, हाँ, लेकिन ये लोग ज़रूर जानते और मानते हैं कि वो संगठन में बीजेपी संगठन में बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सारे चुनाव जितवा चुके हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खास हैं। तो ये सोचकर जो कि सोच बहुत ज़बरदस्त चलती है हुँ, लोकसभा चुनाव में खासकर कि जब होने वाला प्रधानमंत्री का कोई खास होता है या जो अभी है उन प्रधानमंत्री का कोई खास होता है वही अगर होने वाले हैं, तो हमारे आने वाले काम बहुत आसानी से हो जाएँगे। जी, ये सोच के तहत उनको ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, बट सच्चाई ये है कि कांग्रेस के पास अभी यहाँ कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। अगर वो किसी यादव कैंडिडेट को घोषित करते हैं तो थोड़ा-सा कठिनाई होगी, हुँ। थोड़ी-सी चुनौती आएगी, लेकिन मोदी जी का चेहरा, कमल का निशान, भाजपा का संगठन, इन तमाम सारी चीज़ों के साथ अगर भूपेंद्र यादव चाहें और अपना पूरा दम लगाएँ, तो जीतना संभव है। जी। बढ़ते हैं दूसरी सीट की तरफ जो काफ़ी हॉट सीट है, जोधपुर की सीट की हम बात करते हैं। जोधपुर से बीजेपी ने एक बार फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत पर भरोसा जता दिया है। वहाँ पहले माना जा रहा था कि अशोक गहलोत चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अब साफ-साफ उन्होंने जब मना कर दिया है जोधपुर से और गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने अब जो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के आएँगे, तो आपको क्या लगता है कि शेखावत को हराना इतना आसान होगा? क्योंकि वो पहले भी 2 बार जीत चुके हैं प्लस काफ़ी ज़्यादा पावर में भी हैं और काफ़ी बेबाक अपनी छवि भी रखते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि कांग्रेस ने कोशिश की है कि एक और राजपूत कैंडिडेट को उतार के वोट काटे जाए हुँ, और करण सिंह उचियाडा जोधपुर के बड़े बिल्डर हैं, कांग्रेस के भी काफ़ी पुराने सदस्य हैं। ऐसे में बहुत साफ और स्पष्ट स्थिति ये है कि
राजपूतों के वोट बाँटने की कोशिश हो रही है। लेकिन समझना पड़ेगा कांग्रेस को कि जहाँ वो राजपूतों के वोट बाँटने की कोशिश कर रही है, वहीं पर राजपूत होने की वजह से भले ही गजेंद्र सिंह शेखावत को कुछ वोट मिलते हों, लेकिन जो बीजेपी का अपना ट्रस्ट वो वोटर है, ट्रस्ट कैडर है, उसमें बनिए भी हैं, उसमें जैन भी हैं, उसमें अग्रवाल भी हैं, उसमें और तमाम सारे ब्राह्मण भी हैं। ये सारे जातियाँ भी उनके साथ जाती है, जब जो हुँ, कि कांग्रेस के साथ नहीं जाती। तो करण सिंह उच्चारडा को वहाँ मुँह की खानी पड़ेगी। जी। दूसरी बात ये है कि 2 टर्म तक वो मिनिस्टर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी के मजबूत मिनिस्टर्स में से एक थे। लोग जानते समझते हैं कि कौन काम करवा सकता है। लेकिन हाँ, करण सिंह मुचियाड़ा राजपूत समाज में एक अच्छी छवि रखते हैं। उस वजह से चैलेंज थोड़ा बड़ा हो सकता है जी, और खुद की जाति के वोट बँटने का एक चैलेंज हो सकता है। जी, और कहीं न कहीं आंतरिक कलह जो आ रही थी सामने बाबू सिंह राठौड़ की, हालाँकि वो अब सॉल्व हो गई है, लेकिन फिर भी कई कार्यकर्ता हताश, निराश होते हैं, वो भी एक चैलेंज हो सकता है। तो चैलेंज है और 10 साल के राज के बाद एंटी इनकम्बेंसी का भी थोड़ा चैलेंज रहता है। इन चैलेंजेस को लेकिन पाटा जा सकता है और मोदी जी के चेहरे, मोदी जी के काम पर अगर ये चैलेंजेस कट जाते हैं, हुँ। तो जोधपुर सीट भी बीजेपी जीत सकती है, लेकिन हाँ, चुनौती बड़ी है। जी। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ और अगली सीट है कोटा की जो ओम बिड़ला बीजेपी के प्रत्याशी है वहाँ पर और ओम बिड़ला की जब बात आती है तो इतना ज़्यादा उनकी फैन फॉलोइंग नहीं देखी जाती है और किस तरह से आप समझते हैं कि कोटा में वो बीजेपी के लिए लड़ पाएँगे चुनावी रण में? देखिए, जब आप बन जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष, तो वो एक देश के शीर्ष पदों में से एक है। कोटा की धरती का कोई शख्स अगर लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है, तो उनके लिए सम्मान वैसे भी बन जाता है। हुँ, और वो सम्मान अपने आप में एक पब्लिक फिगर की तरह ही देखा जाता है। जी। दूसरी बात अगर आप देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि लगातार लगातार जो है, हुँ, ओम बिड़ला ने लोकसभा अध्यक्ष होते हुए भी कोटा आना नहीं छोड़ा, वहाँ के जी, कार्यक्रमों में जाना नहीं छोड़ा, एक्टिव सियासत नहीं छोड़ी, ये सब हमेशा उनके साथ रहे। तो कहीं न कहीं ओम बिड़ला पूरी तरह से एक्टिव रहे और वो जिस समाज से आते हैं, जिस बनिया समाज से आते हैं, उनको भी तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है, समाज को भी तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। कोटा में शांति धारीवाल जो हैं, वो हुँ, सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जी, शांति धारीवाल बाकी सब कुछ होने के बावजूद, बहुत सारे करप्शन चार्जेस, बाकी सब कुछ होने के बावजूद भी जीत गए हुँ, हैं। तो वो किस तरह से हवा दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये जी, देखने वाली बात होगी। लेकिन ओम बिड़ला मोदी जी के बहुत करीब हैं, ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये सब उनकी स्ट्रेंथ है, शांति धारीवाल उनकी एक कमज़ोरी के तौर पे हो सकते हैं कि वो उनको हरवाने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। अब ये जी। देखना होगा उनको कि स्ट्रेंथ को कैसे ज़्यादा यूज़ लें अपनी वीकनेस से, तो जीतना वहाँ पर भी संभव है, लेकिन हाँ, चैलेंजिंग है। इसके बाद आती है चित्तौड़गढ़ सीट जहां पर सीपी जोशी जी उम्मीदवार हैं और जैसा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उनसे नाराजगी चल रही है क्योंकि उन्होंने चंद्रभान सिंह आख्या का टिकट काट दिया था विधानसभा में और कहीं ना कहीं अब उनके लिए सेंधबाजी की जा सकती है खुद के ही पार्टी के लोगों के द्वारा तो क्या ये सच है और क्या ये लोकसभा के समीकरणों को बिगाड़ सकता है? देखिए, अगर सीपी जोशी विधानसभा लड़ते, हम्म, तो वो हार सकते थे। इस नाराज़गी की वजह से जो उनके हम्म, वहाँ पे चल रही है। ठीक वैसे ही जैसे सीपी जोशी हारे, क्योंकि जब आप अध्यक्ष रहते हो पार्टी के, तो आपके पास बाकी कामों के लिए ज़्यादा वक़्त नहीं रहता। वो नहीं जा पाए आमेर, वो नहीं जा क दे पाए अपनी जनता का ध्यान हम्म, और उसकी वजह से उनको हारना पड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव के समीकरण जो हैं, वो अलग होते हैं। देश की सरकार, देश का प्रधानमंत्री चुनने वाला चुनाव होता है ये। तो चुनौती हो सकती है और होगी, लेकिन इस बार अधिकतर वोटर्स के लिए, इस बार क्या पिछली बार और पिछली से पिछली बार भी आप देखेंगे, अधिकतर वोटर्स के हम्म, लिए लोकल स्तर पे कौन खड़ा हो रहा है ज़्यादा महत्व नहीं रखता था। महत्व रखता था प्रधानमंत्री किसको बनाना है, जी, और जिसको बनाना है उनके करीबी अगर खड़े हैं, तो वो और भी अच्छा। हम्म, तो इसलिए चुनौती 6 जगह पर है, लेकिन ये सारी चुनौतियाँ पार की जा सकती है और अब देखना होगा कि बीजेपी जो अपने इलेक्शन मैनेजमेंट में हमेशा ज़बरदस्त रही है, वो इन 6 सीटों की सारी चुनौतियों को कैसे पार कर पाती है। तो ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या राय है? क्या आप भी इन्हीं सभी लोकसभा क्षेत्रों से आते हैं? देखा है आपने पूरा वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी राय इस मुद्दे पर। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।
कोरोना सोलटेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोलटेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।